कहानी की शुरुआत साल 2005 से होती है, जहां हम मिलते हैं डेविड से, जो 22 साल का एक लड़का है और वो मायामी में रहता है और लोगों को मसाज देने वाली कंपनी में काम करता है। लेकिन अब वो इस काम से पूरी तरह तंग आ चुका था। रोज अमीर बूढ़ों की खुशामद करके पैसे कमाना उसे अंदर से खाए जा रहा था। डेविड ने कॉलेज भी सिर्फ एक सेमेस्टर के बाद छोड़ दिया था। इसी बात पर उसका अपने माँ बाप से इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि रिश्ते लगभग टूट ही गए। ऊपर से हालत ये थी कि उसे पहले ही 6 अलग अलग नौकरियों से निकाला जा चुका था और कुछ उसने खुद छोड़ दी थी। यानी जिंदगी में अब उसके पास बचा ही क्या था। आखिरी उम्मीद के तौर पर डेविड ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर कुछ बेडशीट खरीदी और उन्हें ओल्ड एज होम्स में बेचने निकल पड़ा। लेकिन वहां भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में वो बिजनेस था, उन्हें बुजुर्गों के आराम से ज्यादा सिर्फ पैसे कमाने की पड़ी थी। एक शाम एक पार्टी के दौरान डेविड की मुलाकात अचानक उसके स्कूल के पुराने और सबसे अच्छे दोस्त एफ्रेम से हुई। कई सालों से दोनों की कोई बात तक नहीं हुई थी। एफ्रेम पहले एलए में अपने चाचा के साथ हथियारों के बिजनेस में काम करता था, लेकिन जब उसके चाचा ने उसके पैसों में गड़बड़ की तो उसने सब छोड़ दिया और मायामी आकर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया, जिसका नाम था AEY। दोनों साथ गाड़ी में घूम रहे थे और कुछ हरा सामान खरीदने निकले। तभी एफ्रेम के डीलर के घर के बाहर कुछ गुंडों ने उसे बेवकूफ बनाकर उसके पैसे छीन लिए। लेकिन एफ्रेम उन लोगों में से नहीं था जो चुपचाप बेइज्जती सह ले। उसने तुरंत गाड़ी की डिक्की खोली, मशीन गन निकाली और आसमान की तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। गुंडे डरकर वहां से भाग गए और यही वो पल था जिसने डेविड के दिमाग पर गहरा असर छोड़ा, क्योंकि वो खुद अपनी जिंदगी में बार बार बेइज्जती सहते सहते थक चुका था। उसे ऐसे लोग पसंद थे जो अपने लिए खड़े होना जानते हो। अगले ही दिन डेविड एफ्रेम के ऑफिस पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एफ्रेम फोन पर खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर किसी से बात कर रहा है। पहले तो डेविड को यह अजीब लगा, लेकिन बाद में एफ्रेम ने समझाया कि वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे पता चल सके कि दूसरी कंपनियां कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हथियाने की कोशिश कर रही है। असल में एफ्रेम सिर्फ इंटरनेट पर बंदूकें बेचने वाला आदमी नहीं था, वो सीधे अमेरिका की सरकार को हथियार बेचता था। एफ्रेम ने डेविड को सरकार की वेबसाइट दिखाई और बोला, देख, बड़ी बड़ी डील्स के पीछे जाने का कोई फायदा नहीं, वो तो बड़ी कंपनियां ले जाती हैं। मैं छोटी मछलियों के पीछे जाता हूँ, क्योंकि यहाँ छोटी डील्स में भी करोड़ों घूमते हैं। लंच के बाद जब डेविड घर लौटा तो वहाँ उसका इंतजार एक और बड़े सरप्राइज ने कर रहा था। उसे पता चला कि उसकी पत्नी लिस प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही उसकी खुशी से ज्यादा डर बाहर आया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं अपने आने वाले बच्चे का खर्च कैसे उठाऊंगा। कुछ समय बाद जब वो फिर एफ्रेम से मिला तो एफ्रेम ने उसे सीधा ऑफर दे दिया, मेरे साथ काम कर। शुरुआत में डेविड हिचकिचाया। उसे लग रहा था कि हथियारों का बिजनेस गलत है, कहीं उसकी वजह से किसी की जान ना चली जाए। लेकिन एफ्रेम लोगों को बातों में फंसाना अच्छे से जानता था। उसने डेविड को समझाया कि हम जंग शुरू नहीं करते, हम सिर्फ सामान बेचते हैं। धीरे धीरे डेविड उसकी बातों में आ गया। घर जाकर उसने लिस से झूठ बोला कि वो लोग आर्मी को सिर्फ बेडशीट सप्लाई करने वाले हैं, और ये सुनकर लिस भी खुश हो गई कि आखिरकार डेविड को कोई अच्छा काम मिल गया। अगले 6 हफ्तों तक डेविड हथियारों के बिजनेस की बारीकियां सीखता रहा। वो सरकार की वेबसाइट पर ऐसी डील्स ढूंढने लगा जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते थे। साथ ही उसने ईस्टर्न यूरोप के हथियार बनाने वालों से भी संपर्क करना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों को वॉर डॉग्स कहा जाता है। ऐसे लोग जो खुद मैदान जंग में कदम रखे बिना सिर्फ जंग से पैसा कमाते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि एफ्रेम का एक सीक्रेट पार्टनर भी है, अफशत की। मायामी में उसकी 14 लॉन्ड्री शॉप्स थी और वही एफ्रेम के बिजनेस में पैसा लगाता था। बदले में कंपनी का 25% हिस्सा उसका था। लेकिन असली खेल कुछ और ही था। एफ्रेम और डेविड जितना पैसा दिखाते थे, असल कमाई उससे कहीं ज्यादा होती थी। अफ एक कट्टर ज्यूइश आदमी था। उसे लगता था कि एफ्रेम भी उसकी तरह कभी इजराइल के दुश्मनों को हथियार नहीं बेचेगा। लेकिन एफ्रेम को फर्क ही नहीं पड़ता था कि सामने वाला कौन है। उसे सिर्फ पैसे से मतलब था। जिसे बंदूक चाहिए वो उसे बेच देता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, डेविड भी इस बिजनेस में माहिर होता चला गया। यहाँ तक कि उसने हेनरी नाम के एक बड़े सप्लायर से भी संपर्क बना लिया, जिसे पिछले 20 सालों से हथियारों की दुनिया का सबसे भरोसेमंद आदमी माना जाता था। एक रात बार में ज्यादा शराब पीने के बाद एफ्रेम ने गलत लड़की पर लाइन मार दी और अगले ही पल लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसे जोरदार मुक्का मार दिया। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी उन्हें फोन आया, और ये फोन उनकी जिंदगी बदलने वाला था। उन्हें बेरेटा पिस्टल्स का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था। अब उन्हें बगदाद में इराकी पुलिस के लिए हजारों बेरेटा पिस्टल सप्लाई करनी थी। कुछ दिन बाद डेविड और लिस डॉक्टर के पास गए।
जहां उन्होंने पहली बार अल्ट्रासाउंड में अपने बच्चे को देखा। जल्द ही उन्हें पता चला कि उनके घर एक बेटी आने वाली है। लेकिन डेविड की ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि उसी दौरान उसे कैप्टन फिलिप सैंटोस का फोन आया, जो एक नए कानून को लेकर बेहद परेशान था, क्योंकि उसकी वजह से इटली से इराक जाने वाली सभी हथियारों की सप्लाई पर बैन लगा दिया गया। मतलब अब बेरेटा पिस्टल्स को इराक पहुंचाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। डेविड को इस कानून की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि अगर ये डील फेल हुई तो उनका पूरा बिजनेस डूब सकता है। इसी डर में उसने कैप्टन सैंटोस से झूठ बोल दिया, सब कंट्रोल में है सर, आप टेंशन मत लीजिए। खुशकिस्मती से एफ्रेम ने जल्दी ही इसका एक जुगाड़ निकाल लिया। उसने कहा, हम सीधे इराक नहीं भेजेंगे, पहले पिस्टल्स इटली से जॉर्डन जाएंगी और वहां से इराक, क्योंकि जॉर्डन से हमारा कोई पंगा नहीं है। उधर उसी रात डेविड और लिस ने अपने घर पर एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी हुई थी। लिस के कुछ दोस्त भी वहां आए थे, और जैसे ही बात एफ्रेम पर पहुंची, माहौल अचानक अजीब हो गया। उन लोगों ने डेविड को बताया कि एफ्रेम ने अपने चाचा के पैसे नहीं गनवाए थे, असल में उसने खुद अपने चाचा को धोखा दिया था। डेविड अभी ये सब सुन ही रहा था कि तभी बिना बताए एफ्रेम वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने घर के अंदर पार्टी देखी, उसका चेहरा उतर गया। उसे बुरा लगा, क्योंकि उसे बुलाया ही नहीं गया था। तब डेविड उसे अलग ले जाकर समझाने लगा, भाई ये मेरी पार्टी नहीं है, लिस के दोस्त आए हैं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। लेकिन एफ्रेम किसी और ही टेंशन में था। उसने घबराए हुए अंदाज में कहा, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, जॉर्डन कस्टम वालों ने हमारी बंदूकें जब्त कर ली हैं। दूसरी तरफ कैप्टन सैंटोस को भी ये खबर मिल चुकी थी। उसने तुरंत फोन करके दोनों को धमकाना शुरू कर दिया, अगर डिलीवरी टाइम पर नहीं हुई तो तुम दोनों को गवर्नमेंट से ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा, फिर जिंदगी में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। अब दोनों के सिर पर तलवार लटक चुकी थी। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो सब खत्म हो सकता था। लेकिन इसी दौरान लिस ने उनकी पूरी बातचीत सुन ली, और पहली बार उसे सच पता चला, उसका पति बेडशीट नहीं, हथियार बेचता है। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने डेविड से साफ कह दिया, मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। लेकिन इस वक्त डेविड के पास अपनी शादी बचाने का समय नहीं था। उसे और एफ्रेम को तुरंत जॉर्डन के लिए निकलना पड़ा। वहां पहुंचने के बाद भी हालात आसान नहीं हुए। एम्बेसी ने मदद करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि जिस प्लेन में हथियार आए थे वो सरकारी नियमों के हिसाब से एक्सपायर हो चुका था। आखिरकार रिश्वत देकर उन्होंने अपना सामान छुड़वाया। इसके बाद उनकी मुलाकात हुई मालबोरो नाम के एक ड्राइवर से, जिसे लोग पूरे इलाके का सबसे खतरनाक और सबसे बेहतरीन स्मगलर मानते थे। अब वही उन्हें ट्रक में बैठाकर इराक पहुंचाने वाला था, ताकि वो खुद जाकर बंदूकों की डिलीवरी कर सके। डेविड इस पूरे सफर को लेकर डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि वो लोग किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। लेकिन एफ्रेम हमेशा की तरह बेफिक्र था। उसने हंसते हुए कहा, आराम कर भाई, सुबह तक पहुंच जाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आधी रात को वो लोग इराक बॉर्डर पहुंचे, जहां कुछ सैनिकों ने उनका ट्रक रोक लिया। लेकिन मालबोरो अपने काम में उस्ताद था। उसने बड़ी आराम से उन्हें रिश्वत में सिगरेट का पैकेट पकड़ाया और बोला, बस जरूरी सामान है साहब, छोटा मोटा डिलीवरी वाला हूँ। और हैरानी की बात ये थी कि सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। ट्रक आगे बढ़ा और राहत की सांस लेते हुए डेविड और एफ्रेम वहीं सो गए। लेकिन सुबह जब डेविड की आंख खुली तो उसने देखा कि ट्रक एक सुनसान गैस स्टेशन के सामने खड़ा है। मालबोरो ट्रक में डीजल भरवा रहा था और एफ्रेम थोड़ी दूर गया हुआ था। तभी डेविड के फोन पर लिस का कॉल आया। लिस की आवाज अब पहले जैसी गुस्से वाली नहीं थी। वो धीरे से बोली, अब मैं समझ गई हूँ, तुम हमारे परिवार को लेकर कितने परेशान हो। लिस फोन पर आगे कहती है, तुमने ये खतरनाक काम सिर्फ हमारे भविष्य के लिए शुरू किया है ना। देखो, कम पैसे में भी काम चल जाएगा, लेकिन आज के बाद मुझसे कभी झूठ मत बोलना। ये सुनकर डेविड को थोड़ी राहत मिली। उसने लिस से वादा तो कर लिया, लेकिन उसी पल एक और झूठ बोल दिया। उसने कहा, मैं अभी होटल में हूँ, सब ठीक है। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा था। अचानक डेविड की नजर दूर से आते हथियारबंद बागियों के एक झुंड पर पड़ी और उसे तुरंत फोन काटना पड़ा। वो घबराकर चिल्लाया, एफ्रेम जल्दी ट्रक में बैठ। एफ्रेम ने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन दिक्कत ये थी कि ट्रक में डीजल बहुत कम बचा था। अगर ज्यादा दूर गए तो बीच रास्ते में फंस सकते थे। उनके पास मालबोरो का इंतजार करने का भी टाइम नहीं था, इसलिए वो लोग उसे चिल्लाकर बोले, भागते हुए जल्दी आ। जैसे तैसे मालबोरो दौड़कर ट्रक में चढ़ा और उसने चलते ट्रक में ही दोबारा डीजल भरना शुरू कर दिया। लेकिन तभी पीछे से बागियों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उस पल तीनों को लगा कि शायद अब उनका बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी अचानक अमेरिकन आर्मी वहां पहुंच गई और उनकी वजह से तीनों की जान बच गई। इसके बाद आखिरकार वो लोग बिना किसी और परेशानी के मिलिट्री बेस तक पहुंच गए।
कैप्टन सैंटोस उन्हें देखकर हैरान भी था और खुश भी, क्योंकि वहां तक पहुंचना ऐसा था जैसे कोई मौत के मुंह से वापस लौटा हो। फिर उन्होंने हथियारों के साथ कुछ सेल्फियां ली, पेमेंट रिसीव की और कुछ सैनिकों की सिक्योरिटी के साथ एयरपोर्ट तक पहुंच गए ताकि वो सुरक्षित बगदाद से निकल सके। इस एक डील ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्हें सिर्फ करोड़ों का फायदा ही नहीं हुआ, बल्कि उनकी कंपनी का नाम भी पूरी इंडस्ट्री में मशहूर हो गया। अब उनका बिजनेस रॉकेट की तरह ऊपर जाने लगा। हर महीने उनके अकाउंट में पहले से ज्यादा पैसा आने लगा। दोनों ने एक जैसी दिखने वाली महंगी गाड़ियां खरीदी और एक ही बिल्डिंग में 2 शानदार लग्जरी अपार्टमेंट भी ले लिए। यहाँ तक कि डेविड ने जो बेडशीट्स कभी ओल्ड एज होम्स में बेचने के लिए खरीदी थी, उन्हें दोनों ने मिलकर आग लगा दी। ये उनके लिए एक तरह का सिंबल था, पुरानी गरीब जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कहने का। उद्धरफ भी अपने बढ़ते हुए मुनाफे को देखकर बेहद खुश था। उसने कंपनी में और ज्यादा पैसा लगाना शुरू कर दिया। अब उनके पास बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने का मौका था। उन्होंने नई नई डील्स ढूंढने के लिए कई लोगों को नौकरी पर रख लिया और इसी वजह से डेविड को अपनी छोटी बेटी के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका भी मिलने लगा। लेकिन जितनी तेजी से उनकी कंपनी ऊपर जा रही थी, उतनी ही तेजी से एफ्रियम बदलता जा रहा था। पैसा, तनाव और लगातार भागदौड़ उसके दिमाग और शरीर पर असर डालने लगे थे। फिर एक रात डेविड को पता चला कि आर्मी ने एक नई डील पोस्ट की है, जो बाद में अफगान डील के नाम से मशहूर हुई। ये कोई छोटी मोटी डील नहीं थी। इसमें ऐसे पागल कर देने वाले आंकड़े थे कि सुनकर ही इंसान डर जाए। करीब 10 करोड़ AK-47 की गोलियां, 20 लाख हथियार और ना जाने क्या क्या। अगर ये डील मिल जाती तो उनकी कंपनी सीधे हथियारों की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शामिल हो सकती थी। इसी उम्मीद में दोनों ने नेवाडा जाने का फैसला किया, जहां एक बड़ा हथियार एक्सपो लगता था। दुनिया भर के लोग वहां अपने नए हथियार और टेक्नोलॉजी दिखाने आते थे। लेकिन वहां पहुंचकर उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। उन्होंने हिसाब लगाया और समझ गए कि चाहे जितना भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, उनकी छोटी सी कंपनी इतनी बड़ी सप्लाई संभाल ही नहीं पाएगी। इतने सारे अलग अलग देशों के हथियार निर्माताओं से डील करना उनके बस की बात नहीं थी। बाद में निराश होकर डेविड एक कैसीनो में बैठा पत्ते खेल रहा था ताकि अपना दुख भूल सके। तभी उसके पास एक आदमी आकर बैठा, हेनरी जेरार्ड, हथियारों की दुनिया का वो नाम जिसे लोग इस कारोबार का असली बादशाह मानते थे। इसके बाद डेविड तुरंत एफ्रेम को लेने गया और दोनों मिलकर हेनरी से एक रेस्टोरेंट में डिनर पर मिले ताकि उस विशाल डील के बारे में ठीक से बात हो सके। हेनरी ने उन्हें बताया कि वो इस ऑर्डर को पूरा कर सकता है क्योंकि उसके अल्बेनिया में बहुत मजबूत लिंक है। अल्बेनिया एक ऐसा देश था जिसने सालों तक पश्चिमी देशों से लड़ने की तैयारी की, लेकिन असल में कभी युद्ध हुआ ही नहीं। यानी उनके पास लाखों हथियार और गोलियां पड़ी थीं, जिनका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अब वो लोग उन पुराने हथियारों को बेचकर उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। हेनरी बोला, मैं तुम्हें वो सामान बेहद सस्ते में दिलवा सकता हूँ, वरना ये सब कबाड़ में चला जाएगा। डेविड और एफ्रेम के लिए ये मौका किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन तभी एफ्रेम के दिमाग में एक सवाल आया, अगर डील इतनी शानदार है तो हेनरी खुद आगे क्यों नहीं आ रहा? तभी हेनरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर कई सैंक्शंस लगा रखे हैं। उन्हें लगता है कि मेरे आतंकवादियों से रिश्ते हैं। ये सुनकर डेविड थोड़ा डर गया। वो किसी ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करना चाहता था जिस पर आतंकवाद जैसे आरोप लगे हों। लेकिन दूसरी तरफ एफ्रेम को सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत डेविड को समझाना शुरू कर दिया, भाई, लोगों पर गलत शक भी हो जाता है। जरूरी थोड़ी है कि वो सच में आतंकवादियों से जुड़ा हो। और आखिरकार डेविड भी मान गया। कुछ दिनों बाद दोनों अल्बेनिया पहुंच गए ताकि हथियारों को खुद जाकर जांच सके। वहां उनकी मुलाकात बाशकिम नाम के आदमी से हुई, जिसे उनके ड्राइवर के तौर पर भेजा गया था। जब वो लोग गोदाम पहुंचे तो उन्होंने गोलियों की क्वालिटी चेक करनी शुरू की। हैरानी की बात यह थी कि इतनी पुरानी होने के बावजूद भी गोलियां बिल्कुल सही काम कर रही थी। बस फिर क्या था, दोनों वापस मायामी लौट आए और सरकार की वेबसाइट पर इस डील के लिए बोली लगा दी। जवाब आने में पूरे 5 महीने लग गए, लेकिन आखिरकार उन्हें डील मिल गई। अब वो आधिकारिक तौर पर एक बहुत बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन इतनी बड़ी डील शुरू होने से पहले सरकार कंपनी की पूरी जांच करती है, और यही वो चीज थी जिसने दोनों को टेंशन में डाल दिया, क्योंकि उनकी कंपनी का हिसाब किताब तो कभी ठीक से बना ही नहीं था। इसलिए डेविड और एफ्रेम ने जल्दी जल्दी नकली पेपरवर्क तैयार करवाना शुरू कर दिया। झूठे रिकॉर्ड, नकली अकाउंट्स, सब कुछ। 2 हफ्ते बाद दोनों रॉक आइलैंड पहुंचे, जहां उन्हें उन मिलिट्री ऑफिसर से मिलना था जो आर्मी के हथियार खरीदने का फैसला करते थे। लेकिन दोनों इतने नर्वस थे कि बिल्डिंग में घुसने से पहले ही बाहर बैठकर हरी घास फूंकने लगे ताकि थोड़ा शांत हो सके। खुशकिस्मती से मीटिंग शानदार रही। उनके नकली कागजों को भी बिना किसी शक के मंजूरी मिल गई।
लेकिन मीटिंग के बाद भी एफ्रियम गुस्से में था। उसे पता चला कि उन्हें ये डील सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने बाकी सबके मुकाबले बहुत कम दाम लगाए थे। मतलब अगर वो चाहते तो $5 करोड़ और मांग सकते थे। जब डेविड घर लौटा और लिस को बताया कि उसे 1 महीने के लिए अल्बेनिया जाना पड़ेगा, तो लिस ने उम्मीद से भी ज्यादा शांत रिएक्शन दिया। उसने कहा कि वो भी उनकी बेटी को लेकर अपनी माँ के घर चली जाएगी। डेविड ने हैरानी से पूछा, तुम वहाँ क्यों जा रही हो? तब लिस ने उसे इराक वाली तस्वीरें दिखाई, वो तस्वीरें जिनमें डेविड हथियारों के साथ खड़ा था। लिस का गुस्सा अब फूट चुका था क्योंकि डेविड ने उससे फिर झूठ बोला था। डेविड उसे मनाने लगा, कसम खाने लगा कि ये आखिरी बार था, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन लिस ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने कहा, मुझे एक और चीज मिली है, सिंक के नीचे छुपाए हुए पैसों के बंडल। अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसके हिसाब से डेविड झूठ बोलने की सारी हदें पार कर चुका था और फिर वो अपनी बेटी को लेकर वहां से चली गई। अल्बेनिया रवाना होने से पहले एफ्रियम ने डेविड को शुक्रिया कहा क्योंकि डेविड ने कंपनी के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा दिया था। तोहफे में उसने उसे सोने का बना हुआ एक ग्रेनेड दिया। तभी डेविड ने एफ्रियम को एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट दिखाया जो उसने खुद तैयार किया था, ताकि दोनों बराबर के पार्टनर बने और कंपनी का कंट्रोल दोनों के हाथ में रहे। दोनों ने उस पेपर पर साइन कर दिए और डेविड ने एग्रीमेंट को टेबल के अंदर रख दिया। लेकिन उस समय भी एफ्रियम का चेहरा कुछ अजीब लग रहा था, जैसे वो अंदर ही अंदर कुछ और सोच रहा हो। अल्बेनिया पहुंचने के बाद उन्हें फिर से बाशकिम मिला, वही ड्राइवर। इस दौरान डेविड लगातार लिस को फोन करता रहा, लेकिन वो उसका एक भी कॉल नहीं उठा रही थी। उधर गोदाम में हथियार ट्रकों में लोड किए जा रहे थे और तभी डेविड को एक ऐसा सच पता चला जिसने उसके होश उड़ा दिए। ये सारी गोलियां असल में चाइनीज थी और अमेरिका की सरकार ने चाइनीज हथियारों और गोलियों पर सख्त बैन लगाया हुआ था। मतलब अगर ये बात सामने आ गई तो उनकी पूरी डील खत्म हो सकती थी। दोनों ने तुरंत हेनरी को फोन लगाया, लेकिन हेनरी ने बड़ी आराम से जवाब दिया, अब ये तुम्हारी समस्या है, खरीदने से पहले चेक करना चाहिए था। अब डेविड पूरी तरह फंस चुका था। वो अल्बेनिया में अलग अलग डीलर से संपर्क करने लगा ताकि किसी तरह दूसरा रास्ता निकल सके। कुछ दिनों बाद एफ्रियम होटल पहुंचा और बोला, मेरे पास एक आइडिया है। उसने कहा, हम गोलियों को दोबारा पैक करेंगे किसी और डिब्बे में, सरकार को कभी पता नहीं चलेगा कि ये चाइनीज है। और इतना ही नहीं, वो फाइबरबोर्ड के हल्के डिब्बों का इस्तेमाल करना चाहता था ताकि शिपिंग में भी पैसे बच सके। ये पूरी तरह गैरकानूनी था, लेकिन डील इतनी बड़ी थी कि एफ्रियम किसी भी कीमत पर इसे छोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद बाशकिम उन्हें अपने दोस्त एनवर के पास ले गया, जो एक पैकेजिंग कंपनी का मालिक था। उन्होंने एनवर को असली समस्या नहीं बताई, बस इतना कहा कि वो सामान का वजन कम करना चाहते हैं। एनवर ने इस काम के लिए $1 लाख मांगे, लेकिन करोड़ों की डील बचाने के सामने ये रकम उनके लिए कुछ भी नहीं थी। फिर 8 दिसंबर 2007 को उन्होंने अफगानिस्तान में आर्मी को पहली खेप सफलतापूर्वक पहुंचा दी, करीब $50 लाख की गोलियां, और वो भी बिना किसी परेशानी के। अब उन्हें लगने लगा था कि सब कुछ आखिरकार उनके कंट्रोल में आ चुका है। कुछ दिनों बाद क्रिसमस के दिन लिस ने वीडियो कॉल पर डेविड को उसकी छोटी बेटी दिखाई। काफी समय बाद पहली बार डेविड सच में खुश नजर आ रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सुकून भरा पल होने वाला है, क्योंकि अब कहानी में आने वाला था सबसे बड़ा ट्विस्ट। उसी रात एफ्रियम ने सीधे अमेरिकी अधिकारियों को फोन कर दिया। उसने बताया कि हेनरी गोलियों को असली कीमत से 4 गुना ज्यादा दाम पर बेच रहा है और अब वो उसे इस डील से बाहर करना चाहता है। ये सुनते ही डेविड घबरा गया। उसने तुरंत एफ्रियम को रोकने की कोशिश की और कहा, तुझे अंदाजा भी है तू किससे पंगा ले रहा है? हेनरी मजाक नहीं है। डेविड को लग रहा था कि वो लोग पहले ही जरूरत से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और एफ्रियम सिर्फ लालच में आकर पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल रहा है। बहस के दौरान डेविड का गुस्सा भी बाहर आ गया। उसने कहा, मैं यहाँ अल्बेनिया में अपने परिवार से दूर रहकर दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और तू अमेरिका में आराम से बैठा है। कभी कभी तो लगता है हम पार्टनर नहीं, तू बॉस है और मैं तेरा नौकर। ये सुनकर एफ्रियम कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसने दोस्त बनने का नाटक करते हुए कहा, मैं समझ गया भाई, प्रॉमिस करता हूँ कुछ नहीं करूँगा। लेकिन उसी समय उसने चुपके से डेविड की टेबल से वो साइन किया हुआ पार्टनरशिप एग्रीमेंट चुरा लिया और जैसा डेविड डर रहा था वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों बाद नए साल 2008 की शुरुआत में डेविड को उसके कमरे से किडनैप कर लिया गया। उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया जहां 2 गुंडों ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। फिर अंधेरे में से हेनरी सामने आया। उसने बंदूक दिखाते हुए कहा, तुम दोनों मुझे मेरी ही डील से बाहर करना चाहते हो। उस पल डेविड पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आ गया कि ये खेल अब उसके बस से बाहर जा चुका है।
उसने फैसला कर लिया कि वो सब छोड़कर मायामी वापस चला जाएगा। इसलिए वो गोदाम पहुंचा अपना सामान लेने। वहां एनवर बेहद गुस्से में मिला। उसने कहा, मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले और अब मुझे असली वजह भी पता चल गई है कि तुम लोग गोलियों को दोबारा पैक क्यों करवा रहे थे। एफ्रेम उसका फोन तक नहीं उठा रहा था, लेकिन डेविड ने उसे भरोसा दिलाया, मुझे अमेरिका पहुंचने दे, वहां पहुंचते ही तेरे पैसे भेज दूंगा, 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही डेविड टैक्सी में बैठने लगा, तभी बाशकिम की पत्नी उसके पास आई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, मेरा पति गायब हो गया है, किसी को नहीं पता वो कहाँ है, उसकी लाश तक नहीं मिली। ये सुनकर डेविड अंदर तक हिल गया। अब उसे समझ आ गया था कि ये दुनिया कितनी खतरनाक है और अगर वो यहाँ ज्यादा देर रुका तो शायद अगला नंबर उसका होगा। मायामी पहुंचते ही वो सबसे पहले लिस के पास गया। उसने उसके सामने अपने सारे गैरकानूनी काम कबूल कर लिए, हर झूठ, हर गुनाह, सब कुछ। फिर उसने कहा, मैं ये हथियारों का काम छोड़ दूंगा, फिर से मसाज थेरेपिस्ट बन जाऊंगा। और काफी समय बाद लिस ने उसे फिर से अपना लिया। इसके बाद डेविड आखिरी बार एफ्रेम से मिलने गया, उसे बताने कि वो अब ये बिजनेस छोड़ रहा है। लेकिन एफ्रेम को लगा जैसे डेविड उसे धोखा दे रहा हो। उसने साफ मना कर दिया कि वो उसे कोई पैसा नहीं देगा। तब डेविड ने गुस्से में कहा, अगर 2 हफ्तों में मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं वकील भेज दूंगा। लेकिन एफ्रेम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने पहले ही वो इकलौती पार्टनरशिप कॉपी जला दी थी जिस पर दोनों के साइन थे। जब डेविड को ये पता चला तो उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने एफ्रेम के दिए हुए सोने के ग्रेनेड को उठाकर ऑफिस के बीच वाले शीशे पर दे मारा। पूरा ऑफिस हंगामे से भर गया और फिर डेविड वहां से हमेशा के लिए चला गया। 3 महीने बाद डेविड फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट चुका था। वो दोबारा मसाज थेरेपिस्ट का काम करने लगा। एक दोपहर उसके पास अफ आया। उसने बताया कि एफ्रेम को अपने किए पर पछतावा है और वो समझौता करना चाहता है। फिर तीनों एक रेस्टोरेंट में मिले। वहां एफ्रेम ने माफी मांगते हुए कहा, मैं तुझे $2 करोड़ दे दूंगा। लेकिन ये सुनकर डेविड को गुस्से से ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई। उसे लगा जैसे इतने सालों की मेहनत और खतरे की कीमत बस इतनी लगा दी गई हो। गुस्से में उसने अफ को सारी सच्चाई बता दी, कैसे उनके पैसों से गैरकानूनी काम हुए, कैसे एफ्रेम असली कमाई छुपाता था और कैसे वो अफ को उसकी हिस्सेदारी से बहुत कम पैसा देता था। फिर डेविड ने कहा, मेरे लैपटॉप में सारे सबूत हैं, अगर मैं चाहूं तो एफ्रेम को सड़क पर ला सकता हूं। लेकिन एफ्रेम अब भी शांत बैठा था, क्योंकि वो जानता था अगर उसका नाम डूबेगा तो डेविड भी साथ डूबेगा। कंपनी के हर कागज पर डेविड का भी नाम था और इसी कड़वी सच्चाई के साथ वो मीटिंग बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद डेविड के पास न्यूयॉर्क टाइम्स से एक फोन आया। न्यूयॉर्क टाइम्स वाले डेविड का इंटरव्यू करना चाहते थे। वो उन चाइनीज गोलियों के बारे में सवाल पूछ रहे थे जिन्हें दोबारा पैक करके भेजा गया था। लेकिन डेविड ने तुरंत जवाब दिया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और फिर उसने फोन काट दिया। लेकिन अब उसकी टेंशन बढ़ चुकी थी, क्योंकि इसका मतलब साफ था, सच्चाई बाहर आ चुकी है और अगर जांच शुरू हुई तो वो भी बुरी तरह फंस सकता था। डेविड ने लिस से वादा किया कि वो तुरंत वकील से बात करेगा। लेकिन तभी लिफ्ट में उसकी मुलाकात एफ्रेम से हो गई, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स का फोन उसे भी आया था। अचानक एफ्रेम फिर से वही पुराना स्कूल वाला दोस्त बनने की एक्टिंग करने लगा। वो डेविड को इमोशनल करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इस बार डेविड उसकी बातों में नहीं आया, क्योंकि अब उसे सच समझ आ चुका था, वो दोनों कभी सच्चे दोस्त थे ही नहीं। एफ्रेम के लिए डेविड हमेशा सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया था और यही सोचकर डेविड ने उसे जोरदार मुक्का मार दिया। तभी लिफ्ट नीचे पहुंची और दरवाजा खुलते ही दोनों के सामने एफबीआई के ऑफिसर्स खड़े थे। कुछ ही सेकंड में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हैरानी की बात यह थी कि इतने सारे गैरकानूनी काम करने के बावजूद जिस गलती ने आखिरकार उन्हें फंसाया वो थी एनवर को पैसे ना देना, क्योंकि पैसे ना मिलने पर एनवर ने सीधे अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट में शिकायत कर दी थी और वहीं से एफबीआई ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। उसी दौरान अफ भी पकड़ा गया, लेकिन वो इतना डर गया था कि उसने बिना देर किए एफबीआई से डील कर ली। असल में रेस्टोरेंट वाली मीटिंग उसी का प्लान थी। उसने अपने शरीर पर माइक्रोफोन लगाया हुआ था और उनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। उस रिकॉर्डिंग में उनके लगभग सारे जुर्म खुद ब खुद कबूल हो गए थे। एफ्रेम पर 70 से ज्यादा गैरकानूनी मामलों का केस चला और रिकॉर्डिंग से साफ पता चल रहा था कि पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड वही था, इसलिए उसे 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई। वहीं दूसरी तरफ डेविड ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए थे, इस वजह से उसे सिर्फ 7 महीने के लिए हाउस अरेस्ट पर रखा गया। साथ ही उनकी कंपनी को 2022 तक किसी भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से बैन कर दिया गया। 7 महीने घर में बंद रहने के बाद डेविड फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया।
वो दोबारा मसाज थेरेपिस्ट का काम करने लगा, लेकिन एक दिन उसका अगला क्लाइंट देखकर वो दंग रह गया। वो था हेनरी। डेविड थोड़ा डर गया, लेकिन हेनरी ने आराम से कहा, डर मत, अगर मैं सच में तुझे मारना चाहता तो बहुत पहले मार चुका होता। फिर हेनरी ने अल्बेनिया में हुई हर चीज के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि उसे गलत जानकारी दी गई थी, और साथ ही उसने डेविड का शुक्रिया भी किया, क्योंकि एफबीआई की पूछताछ के दौरान डेविड ने उसका नाम नहीं लिया था। लेकिन डेविड के मन में अब भी कई सवाल थे। उसने पूछा, क्या कैसीनो में हमारी मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक थी, और बाशकिम के साथ आखिर हुआ क्या था? लेकिन हेनरी ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने बस पैसों से भरा एक सूटकेस डेविड की तरफ बढ़ाया और कहा, ये ले लो, लेकिन एक शर्त पर। इसके बाद दोबारा कोई सवाल नहीं पूछोगे। और इसी रहस्य के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।